हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल के टॉपिक में कवर किया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और आज हम कवर करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होती है रेजिस्टेंस? अगर आप नाम से देखेंगे तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट, किसी चीज को रोकना, किसी भी चीज को रेजिस्ट कर देना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अगर हम फिजिक्स के मैटर में डिफाइन करेंगे तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर थ्रू विच it opposes the flow of electric current, through which it opposes the flow of electric current। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए करंट समझ लीजिए, इसको समझना क्या है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है हमारी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI unit of resistance is ohm। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। SI unit of resistance क्या होता है? ओम। और इसका सिंबल कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक, तो SI unit of resistance हमारी ओम आ गई। रेजिस्टेंस की डिफिनेशन हमें मालूम पड़ गई। अब हम ये सब पता करेंगे कि रेजिस्टेंस करंट के साथ क्या करती है। तो रेजिस्टेंस करंट को स्टॉप करती है, रेजिस्टेंस करंट को रोकती है, उसके फ्लो ऑफ करंट में बाधा डालती है, उसके रास्ते में बाधा डालती है। जितना ज्यादा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगी, है ना। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से कम फ्लो करती है। ठीक है, आइए तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फैक्टर। अच्छा, एक चीज और, रेजिस्टेंस अच्छा किसका होता है? टंगस्टन बल्ब में आपने टंगस्टन देखा होगा, टंगस्टन का रेजिस्टेंस अच्छा होता है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, नाइक्रोम का। ठीक है, तो फैक्टर affecting the resistance, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला जो फैक्टर है, तो पहला फैक्टर जो आता है वो आता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। दूसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबा लेंथ रहेगा उसकी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगी। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और तीसरा जो है वो है टेम्परेचर। किस पे इफेक्ट करती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपका रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और जो लास्ट है वो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब मान लीजिए ये वायर एक मेटल है, कंडक्टर है, और इसका जो सामने वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर। तो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है ना वो इन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, आइए हम आगे इसके देखते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक, अपनी गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होती है ना किसी भी कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टिविटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो ये हो गया हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस के ऊपर टॉपिक, छोटा सा। इससे क्वेश्चन बोर्ड में कम ही आते हैं, लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के सॉल्व होते हैं, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस किस तरह से कंबाइंड है, पैरेलल है या सीरीज में है, पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो पहला कॉम्बिनेशन होता है ना वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए, ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, यहां पे R2 मान लेते हैं और यहां पे R3 मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप सीरीज में जब होता है ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी जो करंट होती है वो सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है हमारी तो वो सेम होती है। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है बट सीरीज में अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय ओम्स लॉ, हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, हमें ओम्स लॉ से पता चलता है V इक्वल्स टू IR, हमें यहाँ पे वही रखना है। पहले हम यहाँ का देखेंगे, तो V इक्वल्स टू I, करंट सेम होगी, सीरीज में है तो करंट सेम होगी। V इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, अब V इक्वल्स टू IR, V1 की जगह पे हम IR1 रखेंगे, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे हम IR3 रखते हैं। उसके बाद हम यहां से I कॉमन ले लेते हैं, उसमें से करंट को कॉमन लेते हैं। I को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे हमें V की जगह पे हम क्या रखेंगे? IR, और यहाँ पे IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I से I कैंसिल हो जाएगा और R इक्वल्स टू हमारा बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस पे अलग होता है, लेकिन जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग होती है। ठीक है, तो आइए हम, अब ये तो हो गया सीरीज का, अब आते हैं पैरेलल पे। अब आ जाते हैं हम पैरेलल पे। आइए देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी ये सर्किट है, हमारा जो सर्किट है यहाँ पे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और करंट यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है हमारी I3, है ना। करंट फ्लो हो रही है हमारी I1, I2, I3 और यहाँ जाके करंट हमारी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि लेक्चर में कि करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब हर रेजिस्टेंस पे हमें बच्चों करंट फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? I इज इक्वल्स टू यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब I इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे सेम होगा, यानी यहाँ पर भी होगा V, यहाँ पर भी होगा V और यहाँ पर भी V ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा सप्लाई हो रहा है वो सेम ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब आपको ये बात तो मालूम होगी कि I को V इक्वल्स टू IR अगर ओम्स लॉ का होता है तो I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि V को हम कॉमन ले लेंगे। I इक्वल्स टू V हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ पे हमने V को कॉमन लिया तो हमारा बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ पे जो I करंट है ना, यहाँ पर भी V अपॉन R हमें रखना होगा, तो हम यहाँ पे V अपॉन R रखेंगे जब दोस्तों, तो यहाँ पे V और यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हमारा ये होगा। V से V कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहा जाता है। इसके बाद कभी-कभी जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल दोस्तों, वो सारे इसी कैटेगरी पे होते हैं कि या तो जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो या तो सीरीज में होगा या तो फिर पैरेलल में होगा। ठीक है, जहां से जिस पॉइंट से यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रही है,
जिस पॉइंट से करंट डिवाइड होती है ना, उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल समझते हैं। जिस पॉइंट से हमारी करंट डिवाइड होती है उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल मानते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से करंट आ रही थी और इस पॉइंट पे, इस ए पर ये करंट एक इधर डिवाइड हो गई, एक इधर डिवाइड हो गई और एक इधर डिवाइड हो गई, यानी ये तीनों के तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पैरेलल में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब इसके आगे की बातें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।